नमस्कार, आप देख रहे हैं संग्राम और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश सियासत के सबसे ज्यादा घटनाक्रम वाला प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव मुहाने पर खड़े हैं, जब 2024 की तैयारियों में सियासी पार्टियां लगी हुई हैं, तो पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इन चुनावों को लेकर पार्टियों में किस तरह की तैयारियां हैं, नेताओं के तेवर कैसे हैं। बयान आप सुनेंगे, घटनाक्रम आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अब सियासी रस्साकसी के दिन वापस लौट आए हैं। अभी हाल ही में गोला उपचुनाव के परिणाम आए और उसके बाद ही मायावती अखिलेश पर हमलावर हुई और उसके थोड़े दिन बाद ही शिवपाल यादव के बयान भी सामने आए। मुलायम सिंह के निधन के बाद जब पारिवारिक एकता की बात सामने आ रही थी और शिवपाल समाजवादी सिद्धांत पर ही आगे की राजनीति करने की दुहाई दे रहे थे, तो उसके चंद दिनों के बाद ही शिवपाल भतीजे अखिलेश पर सियासी हमले करने लगे, समाजवादी नीतियों पर सवाल करने लगे। अखिलेश से ये पूछने लगे कि 22 में चुनाव की वजह क्या रही। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो नीतियां तय कर रहे हैं, उन पर भी शिवपाल खासा हमलावर रहे और यही कारण है कि अब यहां पर अखिलेश लगातार नई नीतियों को धार दे रहे हैं। आज के घटनाक्रम को देखें तो खतौली के उपचुनाव पर होने वाले समीकरणों को देखते हुए आरएलडी और सपा ने साथ जाने का ऐलान किया है। शिवपाल के बयान सामने है ही, जिसमें वो चापलूसों से घिरे होने की बात कर रहे हैं और मैनपुरी में ताल ठोकने का ऐलान भी करें। भीतर खाने खबर यह भी है कि अपर्णा यादव को बीजेपी मैनपुरी सीट से उतार सकती है, जबकि अखिलेश तेज प्रताप को ही विरासत सौंपना चाहते हैं। ऐसे में यूपी में अब राजनीति कितना तेजी से बदल रही है, कौन किसके साथ रहेगा, कौन अलग होगा, शिवपाल किस तरह के बयानात समाजवादी पार्टी की नीतियों रीतियों को किस तरह से प्रभावित करेंगे। अखिलेश विपक्ष का चेहरा तो हैं, लेकिन बीजेपी से इन समीकरणों के बीच तब कैसे मुकाबला करेंगे जब उनके साथी ही उन पर सवाल कर रहे हैं। परिवार में विभेद सामने आ रहा है और आज मैनपुरी की सीट पर भी आपको बता दें सुभाषपा ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले मैनपुरी में जिला अध्यक्ष का ऐलान यह बता रहा है कि सपा की भी पल पल वहां पर होने वाली स्थितियों पर नजर जरूर है, लेकिन ये नजर क्या असर भी ला पाएगी, आज इसी पर बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला बयान है शिवपाल का, वो आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी असली समाजवादी, यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच दे अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी असली समाजवादी, यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच दे अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की लड़ाई और चुनौतियों की बात अब लालच और चापलूसों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। चाचा शिवपाल के ये आरोप अखिलेश की नीतियों को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, किस सच्चाई को खोल रहे हैं। असली समाजवादी पार्टी, नकली समाजवादी पार्टी, असल समाजवादी और नकली समाजवादी की ये जो लड़ाई है, ये असल में किसको प्रभावित करने जा रही, किस पैमाने पर प्रभावित करने जा रही, आज इसी पर बहस करेंगे, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रशांत कुमार उमराव जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। थोड़ी देर में हमारे साथ मीसम जैदी भी जुड़ेंगे, जो कि आपको बता दें नेता है सपा के। मोहम्मद इकलाक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। और प्रगात शुक्ला जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें समझाएंगे, बताएंगे कि यूपी की राजनीति में ये जो नए रोज बयान सामने आ रहे हैं, समीकरण सामने आ रहे हैं, ये दरअसल 24 और निकाय चुनाव की किन राजनीतिक घटनाक्रमों का संकेत देना है। शुरुआत करेंगे और मोहम्मद इकलाक साहब आपके पास ही आएंगे। चाचा शिवपाल का बयान सुना आपने, अभी कुछ दिन पहले तो पारिवारिक एकता की बात कर रहे थे कि जो रास्ता दिखाया है मुलायम सिंह जी ने उसी पर आगे बढ़ेंगे, और अब अखिलेश पर बारी बारी इतने गहरे हमले। देखिए, अरे शिवपाल सिंह यादव साहब ने हमेशा से चाहा परिवार एक रहे, लगातार वो उस पर कार्य करते रहे कि परिवार की एकता बनी रहे। ये बात आदरणीय नेताजी कहते थे, लगातार कहते आए कि परिवार एक रहेगा। और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्यारा परिवार था, जिसमें तमाम अल्पसंख्यक जाति के लोग थे, पिछड़े थे, शोषित थे, वंचित थे। नेताजी ने उन्हीं सबको लेके पार्टी को आगे बढ़ाया।
आज समाजवादी पार्टी अगर कमजोर हो रही है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग नेताजी की नीतियों को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो अपना घर देखिए, जब तकलीफ में होता है तो दुख होता है। लगातार शिवपाल सिंह यादव साहब ने कहा है कि पार्टी एक रहे, परिवार एक रहे। अब ये समझने का काम आदरणीय अखिलेश यादव साहब, चापलूसों वाली बात क्या है, उसका क्या इनपुट है? देखिए चापलूसी जो उन्होंने, लालच वाली बात, चापलूसी वाली बात, देखिए चापलूसा वाली बात पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब बहुत ही पुराने सीनियर लीडर हैं। उन्होंने पार्टी को खड़ी किया, अपने खून पसीने से खड़ी किया। समस्या किससे, चापलूसों से या अखिलेश से? देखिए ये काम समझने का आदरणीय अखिलेश यादव साहब को काम है कि समाजवादी पार्टी देखिए किस तरफ जा रही है। जब से ये लोग उनके पास आए हैं या नवरत्न उनके पास आए, तो समाजवादी पार्टी कहाँ जाने का काम कर रही है। मेन विपक्ष होना जरूरी नहीं है। आप जब तक सत्ता में नहीं होंगे, गरीब, शोषित, वंचित लोगों का कैसे कार्य कर पाएंगे, कैसे उनकी मदद कर पाएंगे, कैसे नीतियां अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्या केवल विपक्ष में बैठ के कार्य कर पाएंगे? कभी एक बार जब मैं भी बात करता हूं शिवपाल की राजनीति को लेकर, तो अक्सर लोग एक बात कहते हैं कि जो शिवपाल बूथ लेवल मैनेजमेंट में जो महारथी हैं, जिन्हें यूपी के चप्पे चप्पे की खबर है, वो ये बात कैसे नहीं खबर लग पाई उनको कि जिनके साए में अखिलेश ने राजनीति सीखी, जिनके बढ़ाने पर अखिलेश आगे बढ़े, अखिलेश उनकी बात को दूर करने लगे, उनसे दूर होने लगे, या उनसे उनको दूर कर दिया गया। ये स्थितियां बनी कैसे? देखिए ये तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब बता पाएंगे इस बारे में कि ये स्थिति क्यों आई। अपने बड़े बेटे से ज्यादा मोहब्बत आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने अखिलेश यादव साहब को करते थे और करते लगातार हैं। हमेशा अपना बड़ा बेटे अब क्या फैसला है, मैनपुरी से लड़ेंगे शिवपाल? देखिए मैं व्यक्तिगत राय अगर रखूं पार्टी की तरफ से, हम लोग भी चाहते हैं हमारे नेता चुनाव लड़ें, मगर ये फैसला, अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा कि वो क्या डिसाइड करते, जो भी वो फैसला लेंगे। पार्टी पहले या परिवार की एकता? देखिए उत्तर प्रदेश ही हम सबका परिवार है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का जो असली परिवार है उत्तर प्रदेश ही है। तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश भी हमारे लिए, पार्टी भी परिवार की तरह है, तो दोनों चीज हमारे लिए बराबर। चलिए प्रशांत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत कुमार जी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के बयान सामने आए, खुश तो बहुत होंगे आप। मायावती कह रही हैं कि अखिलेश बहाने ढूंढ रहे हैं गोला उपचुनाव में हार के बाद, शिवपाल कह रहे हैं कि अखिलेश चापलूसों से घिरे हुए हैं, असली समाजवादी हम हैं। आप तो बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और विपक्ष आपस में ही लड़ रहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर और मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के नाम पर काम कर रही है। हम लोग 24/7 जनता जनार्दन के हित के लिए काम कर रहे हैं और जब से दोबारा चुनाव जीते हैं उसके बाद से लगातार काम कर रहे हैं। कोई हमारे सभी मंत्री, सभी नेता अपने क्षेत्रों में सभी जगह अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, मुझे लगता नहीं कि मुलायम सिंह जी के जाने के बाद अखिलेश जी में इतना दम बचा है कि पार्टी को पूरी तरीके से संभाल पाए। क्योंकि परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे, उनके पार्टी के लोग भी बाहर जा रहे हैं और पार्टी में भी कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं में असंतोष है। जिस तरीके से अखिलेश जी राजनीति करते हैं, अपने या तो व्हाइट हाउस में बैठ के करते हैं या पार्टी कार्यालय में बैठ के करते हैं, प्रदेश में कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं असंतोष है। जो आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव हुआ उसमें भी वो नहीं गए, गोला उपचुनाव में भी नहीं गए। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं वो गंभीरता नहीं, जिस तरीके से मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी राजनीति करते थे। और लेकिन प्रशांत कुमार जी, अखिलेश ने कभी सीधे तौर पे भले ही ना कहा हो, लेकिन भीतर खाने इस तरह की चर्चा रही, काफी आरोप लगते रहे कि शिवपाल की आपसे बड़ी करीबी है बीजेपी से। शिवपाल यादव जी तो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और करीबी का आपने तो उनको बंगला भी सभी दे दिया, कहते हैं कि बड़ा खास बंगला आपने उनको दे दिया, कई मौकों पे बड़ी करीबी भी नजर आई। जो तेवर समाजवादी पार्टी में रहते हुए शिवपाल के बीजेपी के लिए थे, वो अलग पार्टी बनाने के बाद दिखे नहीं, इसलिए लोग बड़ा सवाल भी करते हैं आपसे रिश्तों को लेकर। शिवपाल जी वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के, मुलायम सिंह जी के साथ उन्होंने मिलकर के पार्टी बनाई, मिलकर 7-8 बार के विधायक भी हैं, तो बंगला वो डिजर्व करते थे और अपने काम के सिलसिले में वो योगी जी से मिलते रहते हैं। अभी मुलायम सिंह जी का जब निधन हुआ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता वहां पर गए, मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे केंद्र के कई नेता गए। तो राजनीति में कोई हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, किसी भी हमारी कोई अखिलेश जी से भी कोई दुश्मनी नहीं। जो है राजनीतिक विरोध है, उनका वैचारिक विरोध है, विचारधारा के स्तर पर विरोध है। और शिवपाल जी सकारात्मक विपक्ष का वो भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पर शिवपाल जी ने हमारी आलोचना की है पिछले और ये असली और नकली वाली जो लड़ाई है, असली और नकली वाली जो लड़ाई है, विचारधारा की बात है, समाजवादियों की बात है। शिवपाल कह रहे हैं कि असली समाजवादी तो प्रसभा वाले हैं, समाजवादी पार्टी में तो हम नकली समाजवादी बचे हैं। आइडियोलॉजी की लड़ाई है या फिर कार्यकर्ताओं की?
समाजवादी पार्टी जिन नेताओं ने बनाई थी उनमें से काफी लोग तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनमें से पुराने में शिवपाल यादव जी ही बचे हैं जो सक्रिय राजनीति में हैं, और उन्होंने खून पसीने से मुलायम सिंह जी के साथ समाजवादी पार्टी को बढ़ाया, उसमें काम किया। लेकिन जब से अखिलेश जी ने कमान संभाली, वो पुराने नेता सब साइड हो गए, और 5 साल से एक तरीके से शिवपाल जी को भी साइड कर रखा। वो खून का घूंट पी करके पार्टी में बने हुए हैं समझौता करके। तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो पुराने नेता, उनका सम्मान होना चाहिए, और उनका भी पार्टी में बहुत बड़ा योगदान रहा है सपा को बनाने में, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ प्रकाश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रकाश जी, आपने सभी यहाँ पे जो प्रवक्ता हैं उनके बयान सुने। पिछले दिनों यूपी में जिस तरह से हालात सामने आए, परिणाम सामने आए उपचुनाव के बाद, और नए उपचुनाव भी सामने आ चुके हैं, निकाय चुनाव भी सामने। अब लग रहा कि धीमे धीमे फिर से जो इवेंट हैं पॉलिटिकल, वो सामने आने लगे हैं। किसकी कितनी तैयारी, कौन किसके साथ जाएगा, किसने अभी से पाला खींच रखा, वो धीमे धीमे रेखाएं खींचना शुरू हो चुकी हैं। 22 में अभी एसबीएसपी साथ थी, आज मैनपुरी में भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। आरएलडी करी भाई हम खतौली सीट पे तो साथ में लड़ेंगे, लेकिन 22 तक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी संशय है। देखिए शैलेंद्र जी, संशय तो समाजवादी पार्टी में ढेर सारे हैं, और चूंकि सबसे बड़ा एक राजनीतिक कुनबा है इस प्रदेश का, तो ये संशय तो बने रहेंगे। अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था प्रवक्ताओं को, और बड़ी गांव देहात में भी होता है क्या ना शैलेंद्र जी, जब किसी घर के अंदर कोई ज्वाइंट फैमिली होती है और चाचा और भतीजे के अंदर या देवरानी जिठानी के बीच में कुछ भी आपस में थोड़ी सी टुनपुन हो जाती है और बाहर वालों को पता चल जाता है, तो सब ऐसे ही आते हैं सलाह देने के लिए कि साहब अरे उनको तो चाचा का मान रखना चाहिए था, उन्होंने बड़ा टाइम दिया। तो ये तो खैर कहते रहेंगे, उनको एक मौका मिला है सब कहने का, और लेट देम से ऑल्सो, उनका भाई ये मौका दिया गया है, मौका दिया गया है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा था, जिस तरीके से हमारे प्रवक्ता महोदय एक चीज और कह रहे थे कि जब आपने सबसे पहले इनसे बात शुरू की तो आपने कई प्रश्न किए इनसे, अखिलेश जी को लेकर के, शिवपाल जी को लेकर के। इनका जो जवाब देने का तरीका, मैं उसको थोड़ा सा यही रीड कर रहा था, बड़ा खुल के लोग बोल नहीं पाते। हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। न खुल के लड़ पा रहे, न एक साथ बैठ पा रहे। इसका एक बड़ा असर पड़ता है। देखिए शैलेंद्र जी, जब आप पार्टी कार्यकर्ताओं की बात कीजिए तो, और ये लोग जब पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बड़ा असर पड़ता है। ना तो वो खुल करके लड़ पा रहे हैं कि या तो ये हमारा दोस्त ही है, हमें इसके साथ लड़ना ही है, वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आज या कल या परसों या किसी भी दिन, किस दिन ये एक हो जाएं, या हो सकता है बिल्कुल ही पार्ट अवे हो जाएं। एक तो बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए, यदि अखिलेश जी और इस मैं इसको दम्भ तो नहीं कहूंगा, लेकिन पता नहीं किस वो उसमें चल रहे हैं कि नहीं साहब वो कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे, तो अगर यदि नहीं लेना है तो खुल के एक पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे दीजिए कि भैया हम नहीं होने चाहिए, हम नहीं होने वाले इनके साथ, और यदि साथ चलना है तो फिर खुल करके बोलिए। ये दुविधा की स्थिति बनाकर रखना, इसका असर ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ मोर्चे पे तो बिल्कुल खुल के बोल देते हैं। जैसे ही शिवपाल ने बयान देने शुरू किए, उन्होंने कह दिया कि जहां पे सम्मान मिलता हो वहां पे चले जाइए। राजभर को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मोर्चे पे वो अपने लिए गुंजाइश भी बचा के रखते हैं। हाँ, देखिए जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया कि वो जहां समझ में आए वहां चले जाइए, उसके बाद में फिर वो एक मंच पे दिखते भी हैं, उसके बाद में वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते भी हैं, फिर पारिवारिक एकता की बातें भी होती हैं। हाँ, फिर जसवंत नगर वाली सीट भी आती है, तो एक बार साथ होते दिखते हैं, कभी अलग होते दिखते हैं। तो ये एक ऐसी दुविधा मचा रखी है। देखिए, जैसे ही राजनीतिक विरासत की बात होती है, राजनीतिक एकाधिकार की बात होती है, तो फिर तेज प्रताप याद आ जाते हैं, फिर मैनपुरी के समीकरण याद आ जाते हैं, फिर शिवपाल किनारे होने लगते हैं। शैलेंद्र जी, बड़ा तगड़ा कटाजू झमचने वाला है इस मैनपुरी सीट को लेके। इस सीट को बहुत, ये यूपी की राजनीति में बहुत कुछ आगे तय भी कर देगा, बहुत कुछ तय करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आप ये समझिए 26 साल की इतनी बड़ी विरासत और इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा राजनीतिक कुनबा, ये दरअसल नेताजी की स्वयं की सीट रही है ना। मेरा तो मानना ये भी है प्रकाश जी कि हो सकता है ये अखिलेश की राजनीतिक अप्रोच को भी जाहिर कर दे कि वो किस अप्रोच के साथ अब आगे यूपी की राजनीति में बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल शैलेश जी, देखिए इस सीट को लेके, मैनपुरी को लेकर के, ये दोनों ही पक्ष, चाहे वो चाचा जी हो चाहे भतीजे जी हो, ये प्रयास करेंगे किसी भी तरीके से कौन नेताजी का उत्तराधिकारी ये अपने को पोर्ट्रे करने के लिए। और ये लड़ाई है बहुत तगड़ी इनके बीच में, और ये
काफी हद तक असर साफ क्या कर होगा? देगा। आप इसका असर किस तौर पे देखते हैं? अखिलेश राजनीति में किसी भी और बढ़े, किसी के साथ बढ़े, असर क्या होगा? खासतौर पे मायावती जिस तरह से उन पर हमलावर है, लगातार उन पे सवाल खड़े कर रही, गोला के उपचुनाव में नतीजे आए और यहां पर बीएसपी मैदान में नहीं थी, कांग्रेस मैदान में नहीं थी, फिर भी वो जातीय समीकरण की बात कर लें, क्षेत्रीय समीकरण की बात कर लें, उसको लेकर वाजिब सवाल उठाया मायावती ने। बिल्कुल नहीं, मायावती जी जो सवाल उठा रखी हैं बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है। भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी जो सवाल उठाए वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे एक चीज समझ में जो नहीं आती लगातार कि ये तो किसी से छुपा नहीं है कि जैसे कहा जाता था बृजवासी जी महात्मा गांधी के अकेले वो जो आखिरी बचे हुए गांधीवादी रहे, वैसे ही जो नेताजी का असली चेला जिसे कहा जा सकता है वो शिवपाल जी के अलावा और कोई तो है फिर नहीं आप के पास असली चेला। समाजवादी किसे मान रहे हैं? तो अब आप किसे मान रहे हैं असली समाजवादी? ये तो खैर तय करेगी जनता कि समाजवादी किसको मानती है, लेकिन ये जरूर है कि ये लड़ाई इन लोगों के बीच में उस सीट को और उस नेताजी की जो विरासत है उसको हथियाने की रहेगी। अगर मेरा अपना मानना है अखिलेश जी के पास में एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है शिवपाल जी के नाम से, यदि चाहे उसका इस्तेमाल करें तो शायद उनको काफी फायदे हो। चलिए, हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। रोहित अग्रवाल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे साथ पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि चाचा शिवपाल को जो सम्मान देना चाहिए था वो अखिलेश ने दिया नहीं। उपचुनाव में उम्मीद थी कि पहली बार जब पारिवारिक एकता की बातें हुई हैं मुलायम के निधन के बाद तो पार्टी सबको एक साथ लेकर चलेगी, वहां पर भी आपने कर दिया। ठीक है, कथौली की सीट में आप साथ हैं, लेकिन 22 के बाद आप 24 तक साथ हैं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, असली समाजवादी, नकली समाजवादी, मायावती के हमले, बीजेपी को आप वॉकओवर देते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो वॉकओवर देना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसको हर तरफ से रास्ता ही रास्ता चाहिए। भाई उसको देखिए, जनता के लिए कोई काम तो करना नहीं है, उसको तो सिर्फ वॉकओवर चाहिए सत्ता में बैठने के लिए। कुर्सी से सबसे ज्यादा प्यार किसको है? भारतीय जनता पार्टी को जनता के लिए कोई बात थोड़ी ना करनी है। आप पूछिए जनता के लिए क्या काम करोगे? कहीं कुछ नहीं करेंगे साहब। हमको हिंदू मुसलमान करना, हमको क्या करना है साहब? हमको जाति के नाम पे राजनीति। पर साहब रास्ते तो आप ही बना रहे हैं ना, आप उनसे लड़ कहां पा रहे हैं? आप आपस में लड़ जा रहे हैं। नहीं तो ये जो ये पकौड़े तल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अभी इन्होंने वो प्रकाश राजभर जी से भी कैंडिडेट घोषित करवा दिया है। तो ये जो ये पकौड़े तल रहे हैं, प्रकाश राजभर जी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, इससे आप थोड़ा डर गए क्या? आप सहम रहे हैं क्या? नहीं, हमको कोई डर नहीं है। हम तो कह रहे हैं भाई, कल तक ये कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर इनके साथ हैं, अब ओम प्रकाश राजभर ने अपना अलग कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपना घर देखे ना, खाली वॉकओवर के चक्कर में क्यों घूमते रहते हैं कि इधर से वॉकओवर मिल जाए, रोहित अग्रवाल जी, क्या बीजेपी ने जो शिवपाल असली समाजवादी, नकली समाजवादी की बात कर रहे हैं, चापलूसों की बात कर रहे हैं, लालच की बात कर रहे हैं, ये सब क्या बीजेपी के दिए हुए बयान है क्या जो अपने मुंह से बोल रहे हैं? वो तो लगातार अखिलेश को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब समझ जाइए। समाजवादी पार्टी के देखिए, शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के पारिवारिक व्यक्ति हैं। वो शिवपाल यादव जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर ना तो टिप्पणी करनी चाहिए और ना मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जी की जो पार्टी है उसके प्रवक्ताओं को उन पर टिप्पणी करनी चाहिए। शिवपाल यादव जी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनके परिवार का विषय है। वो अखिलेश जी और शिवपाल यादव जी अपने आप समेट लेंगे। उसके लिए बिना मतलब खाली भारतीय जनता पार्टी इसलिए उस पॉइंट को लाके रखती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जनता से वॉकओवर कभी नहीं ले पाएंगे। जनता के पास अगर ये जाएंगे मुद्दों पे बात करने तो इनके पास कोई वॉकओवर नहीं मिलेगा। ये भाजपा ने जो कैंडिडेट उतार दिया, ये जो शिवपाल जी बयान दे रहे हैं, ये जो मायावती रोज आपसे सवाल कर रही हैं ट्विटर पर, ये सब क्या बीजेपी का सेट किया हुआ गेम है या फिर आपकी खामियां हैं जिन पे आपने वर्क नहीं किया है, इसलिए लोग इतने ज्यादा डिवीजन सामने आ रहे हैं, इतने ज्यादा डाइवर्जन सामने आ रहे हैं? चैलेंज जी, मैंने बहुत ही मुझे लगता है डिटेल में आपको समझाई बात, लेकिन आप बात नहीं समझ पाए। मैं फिर से समझा देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी जनता से वॉकओवर कभी नहीं ले पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जनता से वोट मांगने कभी नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट का काम करना जानती है। उसको मायावती जी को कैसे इस्तेमाल करना है, ओम प्रकाश राजभर जी को कैसे इस्तेमाल करना है, शिवपाल यादव जी की पार्टी का कैसे इस्तेमाल करना है, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, उस मुद्दे पे बात करेंगे ही नहीं। जिस सवाल आप पूछ रहे हैं वहां पे क्यों घूम रही है? आपकी सारी बातें बीजेपी के क्यों घूम रही है? आएंगे ही नहीं।
ये कतई उस पर आएंगे नहीं, उस पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मुद्दा ऐसा है, क्योंकि ये लोग स्वयं ही साफ क्लियर नहीं है कि भैया क्या कौन सा मोड़ लेना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शैलेंद्र जी, बीच में कौन बोल रहा है, ये कौन दलाल है जो बीच में बोल रहा है? मैं एक बात जरा कायदे में बात कीजिए, जरा कायदे में बात कीजिए रोहित जी, कायदे में बात कीजिए। दलाल किसको कह रहे हैं आप? दलाल किसको कह रहे हैं आप? तमीज से बात कीजिए। पहले तो मुझे दलाल किसको कह रहे हैं आप? तुमको कह रहे हैं आपको बहुत कायदे से मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूँ। अभद्रता पर मत आइए, अभद्रता पर मत आइए, अभद्रता पर मत आइए। दलाली आप कर रहे होंगे, सोच समझ के बात कीजिए। किस चीज की दलाली करूंगा? अगर आप ऐसे लेंगे आगे बढ़ेगा, अगर सही बात दलाली किस चीज? बहुत कायदे में होश में बात कीजिए, बात करने का तरीका सीखिए। अरे कभी, अरे कोई तमीज है आपके अंदर? तरीका तुम सिखाओगे मुझे? पहले तुम आपस की बात करते हैं आप? नहीं, ऐसी बात मत करिए। ऐसे बात करते हैं पहले आपको आप ऐसे बात करते हैं। मोहम्मद इकबाल जी के पास चलेंगे, मोहम्मद इकबाल जी के पास चलेंगे, मोहम्मद इकबाल जी के पास चलेंगे, रोहित जी, प्रकाश जी, मोहम्मद इकबाल जी के पास चलेंगे, मोहम्मद इकबाल जी के पास चलेंगे, मोहम्मद इकबाल जी के पास चलेंगे। रोहित जी की आवाज डाउन कर दी जाए, रोहित जी की आवाज डाउन कर दीजिए, ठीक है। इखलाक जी आपके पास चलेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग, अगर किसी मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे की गरिमा बनाकर हम बात करें। यहाँ पर हम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं कि जो यूपी में राजनीतिक घटनाक्रम है उनके क्या आगे परिणाम है, क्या स्ट्रेटजी, इस पे हम चर्चा करें। आपस में टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि हम मुद्दों पर मंथन करें। मोहम्मद इखलाक जी, जब शिवपाल यादव को कहा जाता है कि वो प्रसपा के लिए काम कर रहे हैं, लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, चुनौतियां आपके सामने ये भी है कि आपको बीजेपी से मुकाबला करना है, आपको विपक्षी जो एकता है उसको भी सोचना है। ऐसे में आपको लग रहा है कि शिवपाल का एक जो है मत ना हो पाना, बार बार इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं विपक्ष की नीतियों को भी प्रभावित करता है? देखिए, सबसे पहले विपक्ष में आपको लग रहा है कि बंटवारा है, जो एक एकीकरण होना चाहिए, जो मुद्दों की लड़ाई है, जो बीजेपी से पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, वहां पे बिखराव आ जाता है? देखिए शैलेंद्र जी, जो अभी मैं आरएलडी के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, क्या उनकी भाषा है राजनीतिक विश्लेषक हमारे भाई के लिए, ये बहुत ही सोचने का विषय है। किस तरीके से अपनी पार्टी और उसकी विचारधारा को आप टीवी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सब ऐसा नहीं होना चाहिए। टीवी पे या उत्तर प्रदेश की जनता आपको देख रही है, तो अब ये वो देखेंगे। और उन्होंने एक बात कही कि शिवपाल जी के प्रवक्ता को या किसी को उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो जितना बड़ा त्याग और बलिदान आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने दिया है हमेशा, क्या आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं? एक सीट पे, मात्र एक सीट पे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब मान गए। नेताजी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए मान गए, नेताजी के जो सपने थे उनको आगे ले जाने के लिए मान गए। क्या आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात पे मान सकते हैं, या आरएलडी के प्रवक्ता इस बात को बोल सकते हैं? वो तो शर्तों पर राजनीति कर रहे थे। चिंता मत करो भाई, अपनी आप बात बताइए भाई। आप हमारी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव से कटाक्ष कर रहे हैं। आप कौन होते हैं हमारी पार्टी के बारे में बताने वाले? हमारी पार्टी के बारे में बताने वाले आप कौन होते हैं कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब कि ये लोग ना बोले? क्या आप एक सीट पे मान सकते हैं? क्या आप त्याग दे सकते हैं उनकी तरह? आपकी पार्टी त्याग दे सकती है? टीवी पे बैठना ज्ञान देने से कुछ नहीं होता साहब। क्षेत्र में ये जनता के बीच, ये जनता के सामने आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को जब जिम्मेदारी मिली, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया पूर्वांचल का। सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल की आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी, वो तो 100 सीटों पर तैयारी करके बैठे हुए थे। शिवपाल जी तो कह रहे थे हमारे 100 कैंडिडेट तैयार हैं, लेकिन एक सीट दी उनको। हमारे पूरे कैंडिडेट तैयार थे, एक एक नहीं, दो कैंडिडेट तैयार थे। मैंने आपसे कहा कि नेताजी की विचारधारा जो थी, नेताजी को सपना था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबसे मजबूत पार्टी बनाना। उसके चक्कर में शिवपाल सिंह यादव साहब ने अपने लोगों का त्याग दिया, अपनी पार्टी का त्याग दिया। नेताजी की क्या सपना था? उत्तर प्रदेश का एक एक गरीब। तो रोहित जी की पार्टी से भी कोई शिकायत है क्या? जयंत चौधरी जी से भी कोई शिकायत है क्या? मैं बताना चाहूंगा, नेताजी का सपना था कि उत्तर प्रदेश के एक एक गरीब को उनका हक मिले। समस्या ये है कि शिवपाल यादव जी की तो शिकायत कर सकते हैं, का काम करेंगे आप, मेहनत की है, आप सुनने का काम करिए, शिकायत करेंगे, आप सुनने का काम करिए साहब।
सुनने का काम करिए, इनको मुझे लगता है सुनने का अपने काम आप में भी करेंगे। शिकायत होगी। सुन लीजिए थोड़ा, समस्या ये है, सुन ये लीजिए। लोग ये समझते नहीं है कि अरे भारतीय सुन जनता लीजिए। पार्टी इनका इस्तेमाल किस तरीके से आसानी से अरे करके सुन निकल लीजिए जाती है। साहब, अरे वो बीजेपी क्योंकि शिवपाल यादव जी उनका कुछ इस्तेमाल कहते कर रही है, नहीं उनको है। पता नहीं सुन लीजिए चलेगा आप। लोग आगे वो क्या यहाँ पे राजनीति बड़ी में बड़ी समझ बीजेपी है ने क्या? किसका इस्तेमाल किया तो किसने बीजेपी का इस्तेमाल किया था, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो शायद अभी जवाब नहीं दे पाएंगे, मगर उस पर नहीं आना चाहता हूँ। फिर नेताजी फंस जाएंगे रोहित अग्रवाल जी, फिर आप फंस जाएंगे अगर ये बीजेपी के इस्तेमाल वाली बात पे आ जाएंगे आप तो ना फंस बोलिए जाएंगे। बीजेपी के बारे में, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप मत बोलिए बीजेपी के बारे में। बीजेपी के बारे में अगर हम पीछे जाएंगे तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे ये बताओ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे रोहित भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सुनने की भी क्षमता लाइए अपने अंदर। राजनीति में लोग सुनते थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव साहब, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव साहब सुनने का काम करते थे, बोलने से ज्यादा। अब सुनने मैं समझता हूँ, सुनिए चुनाव लड़ाएगी, बात सुनिए आप पहले। फैलाती हो चैनल बात पर बैठ सुनिए। के। नेताजी की देखिए नहीं, विचारधारा को समस्या ये हमेशा से है, शिवपाल चैनल सिंह के यादव ऊपर आगे बैठ ले के जाए। रायता फैलाओ, चुनाव भी नहीं लड़ाओगे। अरे साहब जमीन पे जाके वो लड़ते हैं, आप- चैनल पे नहीं आप- बोलते ये हैं। बताओ। शिवपाल यादव जी तो जमीन पे नेता हैं, उन्होंने तो जमीनी संघर्ष करके पार्टी खड़ी की है मुलायम सिंह यादव के शिवपाल साथ। यादव जी आप एक उन्हें वरिष्ठ चैनलों वाली नेता पार्टी है, मत बताइए। समाजवादी मीसम है, जैदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी है, समाजवादी पार्टी के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके परिवार का मैटर है, उसके ऊपर मुझे लगता है हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो परिवार का जब मैटर समाजवादी तो पार्टी फिर- को बनाया भी आदरणीय लगा के शिवपाल सिंह यादव साहब ने था, वाले नेताजी लोग के नेतृत्व में। शायद आपने आपकी पार्टी हाँ, ने नहीं बनाया था। बिल्कुल समाजवादी आदरणीय पार्टी अखिलेश के यादव अंदर साहब भी शिवपाल यादव परिवार के के, योगदान उनके को भतीजे, कोई उनके नकार बड़े नहीं बेटे के सकता हिसाब है। से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात नहीं, कोई रोहित बोले। अग्रवाल जी मेरे एक उनके सवाल का परिवार जवाब का दे मैटर दीजिए। है, जब से हमने ये परिचर्चा उनके शुरू की परिवार है, का रहने दीजिए। रोहित अग्रवाल जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब हमने ये परिचर्चा शुरू की थी तभी आपने कहा था कि ये परिवार का मामला है, शिवपाल जी के सम्मान का मामला है। जब बात परिवार की होती है तब तो आप शिवपाल के सम्मान की बात करते हैं, और जैसे ही सीट की बात आ जाती है, चुनावी लड़ाई की बात आ जाती है और ये बहुत है कि कौन सा कैंडिडेट होगा, तब फिर आप कहते हैं कि ये तो पार्टी का मामला है। तो ऐसे कैसे चलेगा? फिर क्या शिवपाल दे जी को भी सकती तो है अपना कोई? राजनीतिक वो देखना है ना। शैलेन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पूछ लीजिए, क्या इतना बड़ा त्याग इतना और बलिदान कोई दे क्यों है? सकता है? इतना इल्यूजन बना के क्यों चलना है शिवपाल क्या जी? इतना त्याग और बलिदान आप आरएलडी उनको दे इधर का ना सकती रखना है? है ना उधर का रख रहे हैं। आरएलडी क्या इतना बड़ा त्याग और बलिदान दे सकती है जितना शिवपाल सिंह यादव साहब ने किया? मैं तो इसका सवाल पूछना चाहूंगा, जवाब दें। आप जवाब दीजिए रोहित जी, जवाब दीजिए। इतना बड़ा त्याग और बलिदान शिवपाल जी ने किया, क्या आपकी पार्टी कर सकती है? आपके नेता कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं इतना बड़ा त्याग और बलिदान? शिवपाल यादव जी पे तो टिप्पणियां कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि शिवपाल यादव जी के ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है अतिशोक्ति। अच्छा रोहित अग्रवाल जी एक सवाल का और जवाब दीजिए, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए आप। रोहित अग्रवाल जी एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट गेस्ट के पास चलेंगे। अगर शिवपाल जी ये कह रहे हैं कि 22 में चुनाव अपनी गलतियों के कारण अखिलेश हार गए, पूरी स्थितियां थी कि आप बीजेपी को परास्त कर सकते थे, लेकिन आप चापलूसों से घिरे रहे, आप लालच में फंसे रहे, इस वजह से हार गए, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? आप मुकाबले में लड़ाई लड़ रहे थे गंभीरता से, हाँ, सारी स्थितियां आपके साथ थी, जमीन पर मुद्दे थे, फिर आप क्यों हार गए? फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, हम चुनाव क्यों हार गए ये सब जानते हैं। यहाँ बैठे राजनीतिक विश्लेषक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं शैलेन जी। जमीन पे स्थिति अलग थी, पर भारतीय जनता पार्टी का जो सेफ पैसेज वाला रास्ता था ना, धर्म के नाम पे वोट पोलराइजेशन कराना, जाति के नाम पे वोट पोलराइजेशन कराना, दूसरे के परिवार में घुस के वहां पे बर्तन दड़वाना, है ना, तो ये जो चीजें थी इसने चुनाव हराया था। चलिए प्रशांत कुमार जी से इस बात का जवाब लेंगे, उसके बाद मीसम जैदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। प्रशांत कुमार जी आप रोहित अग्रवाल जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप शिवपाल का इस्तेमाल करते हैं, आप मायावती का इस्तेमाल करते हैं, आप सुभाषपा का इस्तेमाल करते हैं और तमाम उन छोटों दलों का इस्तेमाल करते हैं जो सपा को मजबूत करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आरोप आपने सुने ना रोहित अग्रवाल जी के? प्रशांत कुमार जी देखिए शैलेन जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, डिबेट जो है वो डिसेंसी से नहीं हो रही, इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए और किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अपने अपनी बात रखिए, सब लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब अचंभित बात है, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो आप शब्दों के लिए जानी आती है, भारतीय जनता पार्टी कब से डिसेंसी की बात करने लग गई? भैया कभी ये मुद्दों की भी बात कर लो, कभी बात करो महंगाई की। ठीक है, मुद्दों पे आ रहे हैं, प्रशांत जी को बोलने तो दीजिए, तभी तो मुद्दों पर आएंगे। प्रशांत जी आप बस रखिए अपनी। शैलेन जी आपने मेरा नाम लिया था, मैंने किसी के प्रति तो किसी का नाम लिया नहीं। फिर इस तरह के अगर बीच में आपको बुलवाना हो करे तो प्लीज आप मुझे मत बुलाया करिए। नहीं प्रशांत जी आप बोलिए, रोहित जी जब दूसरा बोले तो थोड़ा सुन लीजिए उनके, उसके बाद आपको मौका देंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक बार जरा प्रशांत जी को सुन लीजिए, उसको मॉडरेट करिए ठीक से। चीजें गलत है ना किसी के बीच में इस तरह, मैं किसी के ना तो किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करो, अपनी बात रख, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, कोई मुझे डिक्टेट नहीं करेगा ना कि मुझे क्या बोलना है।
ये तो मेरी इच्छा है। आपका प्रश्न पूछना अधिकार, आप प्रश्न पूछिए, मुझे जो जवाब देना होगा ठीक है प्रशांत जी, आप अपनी बात रखिए। आपका जो टर्न है आप ठीक है प्रशांत जी, अपनी बात रखिए आप। हम अपने मुद्दों पे काम कर रहे हैं, अपने काम के आधार पर वोट मांगने जनता के बीच में जाते हैं। हम किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है ना, हमें किसी को इस्तेमाल करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। हम अपने काम के दम पर जो 5 साल जो हमने काम किया उन मुद्दों के लेकर के हम जनता के बीच में गए, जनता ने हमें दोबारा जनादेश दिया, उसके बाद दोबारा हम 24/7 जनता के बीच में रह करके काम कर रहे हैं। जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास लेकर के सबके बीच में हम काम कर रहे हैं। बाई इलेक्शन अभी 2 महीने पहले हुए रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा, उसमें भी हम गए, अपने जो हमारा 6 महीने का काम था उसके दम पर गए हम जनता के बीच। जनता ने हमें दोबारा जो सीटें हम कभी जीते नहीं तो वो सीटों को जीत करके आए। गोला उपचुनाव विधानसभा हुआ, उसमें भी हम गए, जनता ने हमें अधिक मतों से जिता करके दिया। आगे भी जो 1-2 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी हम अपने काम के दम पे जाएंगे और उसके दम पे हम जीतेंगे। हमें किसी को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम काम नहीं करते हैं। और ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये सब बातें तो केवल विमर्श के लिए ठीक हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हमारा काम परिपूर्ण है, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के काम पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी काम करते रहेंगे। ठीक है, मिसम जदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के नेता है। मिसम जी, आज 2 दिन से बड़े तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिहाज से, विपक्षी दलों के लिए। मायावती ने तो उपचुनाव के बाद जिस तरह से हमला किया, उसके बाद आज सुभाषपा ने मैनपुरी में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और चाचा शिवपाल लगातार आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जब सबने मैं भी सुन रहा था चर्चा में, थोड़ा देर से जुड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं जब एक बात अभी चर्चा चल रही थी, माननीय शिवपाल जी के ऊपर चर्चा चल रही थी, मैं सुन रहा था काफ़ी देर से। जो है वो लोक दल के भी जो आपके प्रवक्ता थे उनसे बात हो रही थी। आपके साथी हैं, आज बता दिया उन्होंने कि खतौली में साथ ही रहेंगे आप। नहीं, बिल्कुल वो साथ है हमारे। तो वो इसलिए साथ नहीं है कि हमने उन्हें कोई लालच और मोह माया में फंसे हैं। जाहिर सी बात है कि वो ये जब तो ये मान शिवपाल चुके जी किसके लिए ये बात कर रहे हैं? देखिए, शिवपाल जी ने भी जब एक संगत होकर ये मान लिया, अपना नेता चुन लिया माननीय अखिलेश यादव जी को, और ये उन्होंने कह भी दिया कि अब नेताजी को अगर किसी में देखना है तो वो माननीय अखिलेश यादव में देखेगा और वो नेताजी के ही कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो फिर मैं कहता हूं, आखिर ये इन जगहों पर, इन स्टेज पर खड़े होकर के जो और नेता हैं, जो वो प्रसपा के हों या किसी भी पार्टी के हों, दल के हों, तो वो इस पर चर्चा का विषय क्यों बनाते हैं? हालांकि बीजेपी यही चाहती है कि इस चर्चा को समाप्त ना किया जाए किसी ना किसी तरह से, और किसी ना किसी एंगल से इसको इसी तरह से बढ़ाएंगे, तभी जाकर के जनता डाइवर्ट होगी। पर ये मौका भी तो आप दे रहे हैं। चाचा शिवपाल को उतार देते मैनपुरी से, साहब उनकी जो विरासत है, जो मेहनत है, उनको भी एक संतुष्टि हो जाती है। वो क्यों ये कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी कहेगी तो हम मैनपुरी से लड़ने को तैयार? कहीं ना कहीं मन में इच्छा है उनकी। देखिए, ऐसा है शिवपाल जी, ऐसा इच्छा अगर है तो ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, और मान शिवपाल जी कोई गैर नहीं है और उन्हें कोई वीजा नहीं लेना है, इसलिए तो ऐसा कह रहे हूँ। नहीं, ऐसा है ना कि ये तो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि इस तरह की बातें चल रही हैं। इसकी क्या 100% ऑथेंटिक प्रमाण है कि वो इस तरह चाह रहे हैं और उनको नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि सर्वे सर्वा है, उनके चचा हैं और साथ हैं उनके। उन्होंने कहा कि अगर प्रसपा जो पार्टी है, अगर उसके जो तमाम जो सदस्य हैं, जो कार्य समिति अगर वो तय करेगी, अगर फैसला लेगी तो मैनपुरी से भी लड़ने को तैयार है। तो कहा उन्होंने। अच्छी बात है, उनको ये लगा कि अगर नेताजी की विरासत की जगह है, वो नेताजी से उनके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, नेताजी से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हो सकता हो कि इमोशनल भावनाओं में बह के ये बात कही हो, बिल्कुल कहना भी चाहिए। तो उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब आपने नेता चुन लिया है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो हम पर जो एक आरोप लगता है कि परिवारवाद वाली पार्टी है, चचा भतीजे वाली है, पिता पुत्र वाली पार्टी है, तो अब उससे भी आप हटने नहीं देना चाहते हैं, वो भी लेवल नहीं हटाने देना चाहते हैं कि हो सकता है। अच्छा, एक सवाल मैं छोटा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जब शिवपाल इतना सम्मान दे रहे हैं अखिलेश को, वो कह रहे हैं कि हम नेताजी की झलक उनमें देख रहे हैं, तो आप क्यों उनको सम्मान देने को तैयार नहीं है? क्यों कागज लिख के देना पड़ता है कि जहाँ पे सम्मान मिल रहा हो वहां पे चले जाइए? आपने लेटर में लिख के दिया ना कि जहाँ पे सम्मान मिल रहा हो वहां पर आप चले जाइए। आपने कहाँ देख लिया, किससे सुन लिया कि राष्ट्रीय जी सम्मान नहीं दे रहे हैं? ये तो आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, और सम्मान देने लेटर जारी हुआ था ना सर। देखिए, ऐसा है, हम और पार्टियों की तरह जेब में सर्टिफिकेट लेके नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ आदर्शों में ये सिखाया गया है, तो इस चीज को हमेशा आपके आदर्श पे शिवपाल जी हमारे आदर्श है, वो हमारे सबको साथ लेके चल रहे हैं साहब। शिवपाल जी से क्यों दूरी है? नहीं, कहीं बिल्कुल दूरी नहीं है। अब देखिए, साथ साथ है, वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं पे हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये असली समाजवादी नकली समाजवादी बनाना मुझे लगता है ठीक नहीं। असली समाजवादी नकली समाजवादी वाली बात नहीं समझ में आई। कल जो शिवपाल जी ने कहा कि प्रसपा ही असली समाजवादी है,
असली नकली वाला खेल कहां से आ गया? असली समाजवाद तो लोकदल के जो बैठे वो भी, असली समाजवाद हम भी, असली समाजवाद प्रगतिशील वाले भी है। हर वो जो समाज को लेकर के आगे बढ़े वो समाजवादी है। इसमें समाजवादी की हम कोई मोहर थोड़ी बांटते हैं, हम राष्ट्रभक्ति का कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटते। जी आप स्पष्ट कर दीजिए, कल जो शिवपाल जी कह रहे थे असली समाजवादी प्रसपा है और दूसरे जो है वो नकली समाजवादी हैं, उन सब का फिर क्या मतलब था? देखिए ऐसा है कि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं, आप हमारे ऊपर क्यों निशाना साधते हैं? ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें नहीं कहा या वो अपने भतीजे को इस तरह कहेंगे। जब वो एक बार इसको मन से मान चुके हैं, पूर्ण मन से, कि नेताजी समाजवादी थे कि नहीं थे, आप मुझे ये बताइए। और अगर नेताजी समाजवादी थे तो शिवपाल जी भी समाजवादी है। और जब एक समाजवादी के जाने के बाद दूसरा समाजवादी जो ये बात को कह रहा है इतने लोगों के बीच में कि अब अगर किसी को नेताजी समाजवादी के रूप में किसी को देखना हो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखे, तो उसको तो आप नहीं बताना चाह रहे हैं, जो वो खुल करके कह रहे हैं। और जो बात वो किसी और वजह से नहीं उदाहरण के तौर पर रखना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, आप उसे कुरेद रहे हैं। मसला यहाँ पर यही है, भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है बार-बार पारिवारिक एकता की बात भी आप करते हैं। अब तो देखिए अपर्णा की भी बात सामने आ रही है कि अपर्णा यादव भी मैनपुरी से लड़ सकती है। हम इसी तरह अपने मूलभूत जो हमारी जो वैल्यूज हैं उनसे हम भटक जाते हैं, क्योंकि जब हम इन तरह के जो निराधार फ्रूटलेस एफर्ट मुद्दे हैं उनमें जब हम पढ़ते हैं तो हाल देश का यही होता है। हम बात क्यों नहीं करना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर? हम तो खुद चाहते हैं साहब कि विपक्ष में एकता हो, सरकार से जिम्मेदारी से सवाल करिए। भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से अपने पार्टी के विधायक को धमका रहे हैं कि आप उस पर कभी कोई डिबेट नहीं चलाएंगे। आप उस पर भी तो चलाइए। अगर शिवपाल जी एक बात कह रहे हैं, वो तो अभी किसी पार्टी में भी नहीं है, किसी सत्ता दल में भी नहीं है, वो तो एक अपनी बात, अपने घर की बात, अपने मन की बात कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री है देश का, जो देश का इतनी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठा हुआ है, वो हमारा भी प्रधानमंत्री, और इस तरह से अपनी पार्टी के विधायक को धमकाना पड़ रहा है। यहां यही है कि जो अगर जरा सा इनसे हटा और सच के साथ हुआ, आप साहब उसको तुरंत किसी ना किसी तरह से आप धमकाने का काम करना शुरू कर देते हैं। वो चाहे धन बल जिस तरह का भी हो, आप उस तरह का काम करना शुरू कर। इसके ऊपर आप मुद्दे पे बात करिए। सुभाषपा ने मैनपुरी में प्रत्याशी उतार दिया है। चाचा शिवपाल आप तो हम धमकाएंगे नहीं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धमकाएंगे नहीं। अगर उतार दिया तो अच्छी बात है, 24 की तैयारियों को झटका नहीं, धमकाएंगे थोड़ी। हमारे साथ वो कल थे, हमारे साथ कल थे, आज नहीं है, कोई बात नहीं। तो अगर हम धमकाने का काम नहीं करेंगे। मोहम्मद इकलाक जी आपसे रिस्पॉन्स चाहेंगे। देखिए सलेन जी, अभी मैं मीसम भाई की बात सुन रहा था, जो लेटर जारी होता समाजवादी पार्टी द्वारा वो उससे बचते दिखे। शिवपाल जी ने हमेशा से चाहा कि समाजवादी पार्टी एक रहे, हमेशा से चाहा, कार्यकर्ताओं को भी समझाया। और अभी मैं सुन रहा था कि इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव साहब को नेता माना। तो साहब अगर किसी ने अपना बड़ा बेटा मान लिया तो मैं समझता हूं नेता मानने में कोई गलती नहीं है। 22 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। मैं समझता हूं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को अगर सही तरीके से जो उनकी राजनीतिक चीजें थी उनको ले लिया जाता तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री होते। नहीं लिया गया, परिणाम आपके सामने है। पूर्वांचल में लिया गया तो पूर्वांचल की सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल करती है। शिवपाल सिंह यादव साहब ने समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम किया। एक एक कार्यकर्ता से जो प्यार मोहब्बत आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब की रहती है, लगातार रहती है। अखिलेश यादव साहब को हमेशा उन्होंने कहा कि मेरे बेटे जैसा है, बड़े बेटे जैसे हैं, और वो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने माना। अब देखिए, अब ये बात आदरणीय अखिलेश यादव साहब को समझनी चाहिए, मीसम भाई को समझनी चाहिए कि उनका सम्मान कैसे करें। नहीं कर रहे। 6 साल की हमारी जो लड़ाई है वो सम्मान को लेके, और ये सम्मान 6 साल से लड़ाई केवल सम्मान को लेकर है, लोगों के सामने है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब क्या चाहते थे? आदरणीय शिवपाल सिंह यादव आज भी चाह रहे हैं। अभी तो रोहित जी भी कह रहे थे, मिसम जी भी कह रहे थे कि हम तो शिवपाल जी का बड़ा सम्मान करते हैं, वो तो पार्टी के लिए कहने में और करने में फर्क है। कहते हैं करते नहीं। करने में फर्क घर पे नहीं आ पाएंगे। शिवपाल जी हमेशा से चाहते थे नेताजी के जो सपने उनको पूरा करना। कौन लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़े, समाजवादी पार्टी सत्ता में आए, अपने लोगों के, उत्तर प्रदेश की जनता का विकास करे, गरीब का विकास करे, जो सपना नेताजी ने देखा था। लगातार चुनाव समाजवादी पार्टी हार रही है, लगातार। शिवपाल सिंह यादव साहब जब 22 में आए, लास्ट पोजीशन में जब उनको दिया गया, तो मुझे मैं समझता हूँ 47 सीट से 112 सीटें 11 सीटें पहुंच गई, तो बहुत बड़ी उपलब्धि समाजवादी पार्टी को। अगर सही तरीके का उपयोग कर लेते तो आज सत्ता में होती। और दूसरी बात मैं भी सुन रहा था, मैं 2 मिनट अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा। अभी बात चल रही थी, हमारे भाई ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव साहब या अखिलेश यादव साहब में कि विरासत की लड़ाई है। देखिए, शिवपाल सिंह यादव साहब विरासत की लड़ाई कभी नहीं करते, वो नेताजी की विचारधारा की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात सम्मान की, और तो विचारधारा में अलग धारा क्यों हो जा रही है? देखिए, आदरणीय नेताजी के जो विचारधारा थी उसको अगर बचाने के लिए, उनके
उनके उस पर कार्य करने के लिए अगर शिवपाल सिंह यादव साहब एक नहीं 100 बार अपमान झेलने का काम करेंगे तो झेल लेंगे वो इस तरह के नेता हैं, क्योंकि जिस तरीके से राम जी का साथ लक्ष्मण जी ने दिया था उस तरीके से ही साथ आदरणीय नेताजी का शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा। चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले प्रकाश जी आपके पास ही आएंगे। स्थितियां जो हैं उसमें विपक्ष लगातार आप देख रहे हैं आपस में ही गुत्थम गुत्ती होती नजर आ रही है। जरूरत थी यहाँ पर कि जनता के मुद्दों पर एकजुट हो, सरकार से सवाल करें, जिम्मेदारी से सवाल करें, लेकिन बटा हुआ विपक्ष लग रहा जो यहाँ पर लगातार मौके पैदा कर रहा बीजेपी के लिए। नहीं कर पाएंगे शैलेंद्र जी, नहीं कर पाएंगे जब तक ये आपसी विवाद नहीं सुलझा लेते। आपने एक छोटी सी चीज देखी, अभी मीसम भाई कह रहे थे कि आप बात करते हैं परिवारवाद की, और परिवारवाद आज जब हम अलग बात कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती परिवारवाद को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, शिवपाल चाचा की बात कर रहे हो, जबकि इस बात को वो सिरे से छुपा जाते हैं कि बात भी अगर आप परिवारवाद नहीं कर रहे हैं तो तेज प्रताप जी कौन है। लेकिन मेरा सीधा सा मानना ये है कि 2022 का जो चुनाव इनका गया, अभी हाल देख रहे हैं जो इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इनके पास इतना बढ़िया मौका था। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साहब, आप चेहरा हैं, आखिरी राजनीति नेताजी ऑलरेडी अपनी राजनीति करके चले गए, आखिरी राजनीति जहां पे उन्होंने आपको सीट पकड़ा दी। आपका तो साहब तिलक हो गया, राज तिलक, अब आप बन गए, आपको एक मुख्यमंत्री काल भी मिल गया। अब आपके पास में एक ताकत है, आपके पास में एक बढ़िया मौका था, आप इस बार आपको नया अध्यक्ष बनाना था। शिवपाल जी की बात इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत तगड़ी पहट है इनकी। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है नेताजी का जो राजनीतिक जो उनका कद रहा, जिस लेवल से उन्होंने शुरुआत की असली, पर मोहम्मद इकलाल जी तो कह रहे हैं 6 साल हो गए सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए, इतनी उपेक्षा क्यों है? क्यों नहीं रहेगी भाई, आप स्वयं पे रख के हम लोग देखें यदि तो क्यों नहीं रहेगी। जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाया हो, नेताजी के साथ में शिवपाल जी हमसाया बन के चलते थे। आप शहर का नाम ले लीजिए, आप कस्बे का नाम ले लिए, नेताजी की राजनीति क्या थी आप याद कीजिए, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, नाम लीजिए और किसी ना किसी हर कस्बे में आपको जिलों के कार्यकर्ता हर कस्बे में 2-4 उनके अपने, मैं विश्वास पात्रों की बात कर रहा हूं, ऐसे तो मिले तमाम आ जाते थे, इतना बड़ा कद था उनका, लेकिन उनके पास खुद के 2-4 हर जिले छोटे बूथ के कार्यकर्ता पर्सनली लोगों को नाम से पहचाना, जमीन से उठे। अब ये लोग एक चीज नहीं समझ रहे, एक चीज कि आपके पास में सच में जमीन पे कार्य करने वाला और बहुत ही अनुभवी आंखें आपके पास में हैं इस समय। और आप भी समझिए, ईश्वर शिवपाल जी को दीर्घायु करे, लेकिन राजनीति में वो कब तक सक्रिय रहेंगे? मेरे ख्याल से वो राजनीति में बहुत ज्यादा 10-5 साल दे सकते हैं, यदि भगवान करे उनको और सक्रिय रखे हमेशा। आपके पास अच्छा मौका है, आप युवा हैं, आप अपनी उनके अनुभव का इस्तेमाल करें, आप यदि उनको समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का, यदि आप, क्या फायदा हुआ उत्तम जी को दोबारा रिपीट करने का, किसी तरीके की। चलिए समझिए, हमारे पास वक्त की कमी, 30 सेकंड में आप फाइनल कमेंट दे दीजिए, फिर प्रशांत जी के पास चलेंगे, रोहित जी से फाइनल कमेंट लेंगे। जी देखिए, ऐसा है कि मैं इस तरह की फजूल की बहस पर विश्वास नहीं रखता हूं। मैं चाहता हूं जिस ऊर्जा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हैं समाज के उत्थान के लिए, लोगों की मदद के लिए, मुझे लगता है कि वो बेहतर है और वो जो फैसला करेंगे वो बेहतर होगा। और रही बात माननीय शिवपाल यादव जी की, तो मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह का मैंने कभी देखा हो या मुझे ये अनुभव या एहसास हुआ हो कि माननीय शिवपाल जी का हमारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी तरह का अनादर करते हैं और उनको किसी भी तरह का सम्मान देने में कोई कमी करते हैं। रोहित अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट। खतौली के उपचुनाव में आपने साथ देने का वादा कर दिया है, 24 की चुनौती भी सामने है और आपके अपने साथी जो 22 में साथ थे वो अब 2-2 हाथ करने के लिए उपचुनाव में ही मैदान में उतर आए हैं। लड़ाई कठिन हो गई है? कोई कठिन लड़ाई नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, सरकार चुनाव लड़ रही है। ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए डीएम, एसपी सारे प्रयोग करते हैं। हमने देखा भी पीछे गोला कुटरनाथ और किस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर के अंदर इन्होंने अपने हथकंडों का प्रयोग किया है। पर जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी इस उपचुनाव में, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। जिस तरीके से अवहेलना हो रही है जनता की, जनता पूरी तरीके से नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी का फर्ज भी बनता है कि जनता के मुद्दों के ऊपर अब बात करना शुरू करे। बहुत हो गई जुगलेबाजी, बहुत हो गया मैनेजमेंट, बहुत हो गया चुनावी। अब आप सत्ता में 4.5 साल तक आप ही को सत्ता में रहना है। ये उपचुनाव आपका कोई ऐसा नहीं है कि जो सत्ता को बिगाड़ने और बिठाने का चुनाव हो, पर जनता का कहीं ना कहीं विपक्ष में भी तमाम विभाजन है। रोहित जी, वक्त है कि उनको भी वक्त रहते सुलझा लीजिए। जनता आपकी ओर भी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हमारे पास वक्त की कमी है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोच्च है, वही तय करती है कि कौन सियासी पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले यह तय करना भी जरूरी है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझे। जिन मुद्दों पर जनता सरकार से सवाल पूछना चाहती है, सरकार के कामकाज का हिसाब चाहती है, उसमें विभाजन नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे बल के साथ सरकार से सवाल पूछने की हैसियत खड़ी करनी चाहिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार।